तो चलिए फिर से हम आपके सेवा में हैं। आइए, मोललता खत्म हो गया था। आगे आज का हमारा टॉपिक होगा मोल अंश। मोल अंश का ही एक और नाम बोला जाता है मोल भिन्न, या फिर इसी को बोला जाता है मोल प्रभाज्य। हिंदी में 3 नाम है, तीनों का मतलब एक ही है। या तो आप बोल लीजिए मोल अंश, या तो आप बोल लीजिए मोल भिन्न, या तो आप बोल लीजिए मोल प्रभाज्य। इंग्लिश एक ही नाम है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, आइए, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न, बट्टा करके, है ना, इस तरीके से। चलिए, किसको बोलेंगे? डिफाइन कर रहे हैं यहां से, गौर से देखिएगा। किसी विलयन के घटक एक, या फिर बोलिए एक घटक तथा दोनों घटकों का मतलब विलेय और विलायक, दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों घटकों के योग जोड़ देंगे का अनुपात, यानी बट्टा में पहला घटक ऊपर में और दोनों घटक का योग नीचे में, का अनुपात का मतलब बट्टा, उस विलयन का मोल अंश कहलाता है। एक बार फिर से, किसी विलयन के एक घटक तथा दोनों घटकों, विलेय और विलायक, दोनों घटकों का योग का अनुपात उस विलयन का मोल अंश कहलाता है। क्लियर है बात? इसे काय द्वारा सूचित किया जाता है ना? देखिए गौर से, इसे काय द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी विलयन का 2 घटक ए तथा बी है, किसी विलयन का 2 घटक मान लिया गया है कि विलेय के लिए माना ए और विलायक के लिए माना हमने बी, कि वो चीनी है वो पानी है। समझ रही बात? आइए, तब क्या होगा? एक्स ए, एक्स किसको इंडिकेट करता है? मोल अंश को। इसे मतलब किससे? मोल अंश को कौन चीज से इंडिकेट किया गया है? एक्स से। तो एक्स ए लिखने का मतलब है कि ए हमारा विलेय है, तो विलेय का मोल अंश बराबर, कहा जाता है कि जिसका निकालना होता है उसे ऊपर में लिखा जाता है। तो ए का मोल अंश निकालना है तो ए के कणों की संख्या, एन लिखने का मतलब है कि चीनी के कणों की संख्या, ए मतलब विलेय के कणों की संख्या, इसीलिए लिखा गया है कणों की संख्या की वजह से। संख्या का मतलब होता है एन, चीनी के कणों की संख्या, बट्टा पूरा विलयन का ए प्लस बी क्या हो जाएगा? पूरा विलयन का दोनों घटकों का योग, तो दोनों घटकों का योग ए प्लस बी, विलेय और विलायक दोनों घटकों का योग का अनुपात, तो बट्टा कर दिया। उस विलयन का क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। दैट्स इट। घटक एक ही का देखिए डेफिनेशन में, किसी विलयन के एक घटक बोलिए, या फिर घटक एक घटक लेंगे, तो विलयन में 2 घटक है, विलयन में 2 घटक है ए और बी, तो बारी बारी से लेंगे। पहले ए बटा पूरा विलयन, ए बटा पूरा विलयन, बी बटा पूरा विलयन, इस तरीके से। पहले घटक ए ऊपर में लेंगे और टोटल वाला वेट नीचे में, जो सॉल्यूशन का ए प्लस बी होगा। क्लियर है? अरे ए हमारा विलेय है, बी हमारा विलायक है, तो दोनों का घटक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन का, है ना। तो एन ए प्लस एन बी का मतलब है कि चीनी के कणों की संख्या और पानी के कुल कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या और, है ना, विलायक के कणों की संख्या। समझ आ रही है बात? यूं इसको बोल सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या और ये विलायक की मोलों की संख्या। एन किसको इंडिकेट करता है? मोल की संख्या को, नंबर को। समझ में आ रहा है? मोल इज ए नंबर, मोल क्या है? संख्या है, इसलिए इसको एन से लिखा गया है। क्लियर है बात? क्योंकि मोल अंश निकाल रहे हैं तो मोल की संख्या से उसका कहानी चलेगा, मतलब बटा करके। तो एक घटक ऊपर में, टोटल घटक नीचे में, फिर जिसका निकालना है एक घटक ऊपर में और टोटल घटक नीचे में। तो टोटल कितना चीज है? 2 चीज, इसलिए 2 घटक नीचे में और एक घटक को ऊपर रखना है। दैट्स इट, यही है मोल अंश। एक्स ए क्या है? विलेय का मोल अंश। एक्स बी क्या होगा? विलायक का मोल अंश। एक्स इंडिकेट करता है मोल अंश को, बी इंडिकेट करता है विलायक पानी को, तो विलायक का मोल अंश। ए इंडिकेट करता है विलेय, मतलब विलेय के मोल अंश। समझ आ रही बात? यहां लिख सकते हैं घटक ए तथा बी है, तो इसको लिख सकते हैं घटक ए विलेय, घटक ए क्या है? विलेय, तथा घटक बी जो कि क्या है? विलायक। लिख लीजिए ऐसे तो और क्लियर हो जाएगा। समझ आ रही है बात? अब क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार सब लोग बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया। एक्स इक्वल टू क्या है? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एक्स बी बराबर क्या है? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। जिसको निकालना होता है ऊपर में, टोटल वाला बिट नीचे में, जिसको निकालना होता है ऊपर में, टोटल वाला बिट नीचे में। समझ आ रही बात? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। फिर जहां एन ए क्या है? ए किसको माने थे? विलेय। बी किसको माने थे? विलायक। तो चलिए एन एन का मतलब क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल जिसको बोलते हैं, मोलों की संख्या मतलब कणों की संख्या। चलिए विलेय के मोलों की संख्या, या फिर बोलिए विलेय के कणों की संख्या, वही बात है। इसीलिए कणों की संख्या है, संख्या। मोल जो है, मोल एक संख्या है, इसलिए एन इसको लिखे हैं 1 2 3 4 5 एन। समझ आ रही बात? चलिए ये है विलेय, तो विलेय के एन का मतलब क्या है? मोल की संख्या, संख्या की वजह से इसको एन लिखा गया है, एन।
क्लियर है बात? आइए, क्योंकि मोल एक संख्या ही होता है, ठीक है। आइए, एनबी क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। Na प्लस एनबी जब जोड़ देंगे, विलेय और विलायक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विलियन के मोलों की संख्या, विलियन के कुल मोलों की संख्या। क्लियर है बात? एक से क्या है? विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश। बी क्या है? विलायक, विलायक का मूल अंश, क्योंकि एक्स किसको इंडिकेट करता है? मूल अंश को। अब बी लगा हुआ है मतलब विलायक का मूल अंश। एल ए है विलेय और एक्स क्या है? मूल अंश। तो किसका मूल अंश हो जाएगा? विलेय का मूल अंश। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी विलियन के मूल अंश का योग हमेशा एक होता है। जी हाँ, मतलब बोले तो मूल अंश किसका है? किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज, विलेय और विलायक, ए प्लस बी, इसको मान लिया गया है। ये है ए है विलेय, बी है विलायक, तो विलेय और विलायक मिला देते हैं तो क्या बनता है? विलियन। तो ये हो गया विलियन। विलियन का मोल अंश एक्स क्या है? मूल अंश। तो विलेय का मूल अंश और विलायक का मूल अंश जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विलियन का मूल अंश। और विलियन का मूल अंश इक्वल टू कितना बोला जा रहा है? 1। देखिए एक बार और, किसी भी बिलियन के मूल अंश का योग, तो बिलियन में दो चीज क्या है? ए प्लस बी, विलेय प्लस विलायक। किसी भी बिलियन के मूल अंश का योग हमेशा 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 क्या होता है? एक होता है, होता ही। चलिए, चाहे वो बाइनरी सॉल्यूशन हो, ट्राइनरी सॉल्यूशन हो, कितना भी उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाया गया है, 2 रंग का, 4 रंग का, 5 रंग का, 10 रंग का, कितना भी मिलाया गया है, फिर भी उसका कोई भी विलियन का है ना, किसी भी विलियन का, ये नहीं कि सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का, सिर्फ चीनी और पानी का, चीनी भी है उसमें, नमक भी है उसमें, रसना भी है उसमें, ग्लूकोज भी है उसमें, पानी भी ऐड किया गया है, इस तरीके से 4, 5, 10 चीज मिलाया गया है। कोई भी विलियन के लिए जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब मोल अंशों का योग जो होगा वो कितना होगा? एक होगा। समझ आ रही बात? एक्स ए प्लस एक्स बी यहाँ पर दिखाए हैं, विलेय और विलायक दो ही लिए हैं हम। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स एफ, इस तरीके से कितना भी लेंगे फिर भी उसका योग कितना होगा? एक होगा। समझ आ रही है बात? आइए व्याख्या करके देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन किया गया है, एक्स ए तथा एक्स बी का मान रखने पर, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान रखने पर, एक्स ए बराबर क्या था? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एक्स बी बराबर क्या था? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, जिसको निकालना होता है ऊपर में टोटल वाला वेट, नीचे में। तो टोटल वाला वेट क्या है? एन ए प्लस एन बी। एक्स से जिसको निकालना है ऊपर में था, एक्स से बराबर क्या था? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। आइए चलिए देखिए गौर से, एक्स से बराबर क्या है? जिसको निकालना है ऊपर में, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एक्स बी बराबर क्या है? जिसको निकालना है ऊपर में, देख रहे हैं, बी है तो निकालना है तो बी ऊपर में, अब बटा टोटल वेट। क्लियर है बात? तो टोटल क्या है? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये सेम है, बिलियन है, नीचे बिलियन है, मैंने पूरा बिलियन में विलेय कितना है? ए को क्या माना था? विलेय। पूरा बिलियन में बी कितना है? पानी कितना है, माने विलायक कितना है। तो इस तरीके से मोल अंश कैलकुलेट कर लिया जाएगा। क्लियर है बात? तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एक्स बी बराबर क्या हो गया? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। इसका वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह पे ये वैल्यू और एक्स बी की जगह पे ये वैल्यू। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? चलिए आइए, एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? हाँ, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। एक्स बी की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे? एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। ये इसका और इसका लस है, यहाँ एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी है, सेम सेम 40-40 होता है, 10-10 होता है, 20-20 होता है, 10 लाख होता है, सेम सेम का लस सेम होता है। एन ए प्लस एन बी है, 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू एन ए हो जाएगा, देखिए गौर से, और 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू एन बी हो जाएगा। इससे ये या फिर सीधा पूरा को काट दीजिए, देखिए पूरा कट के क्या हो जाएगा? एक। क्लियर है बात? बोलिए, क्लियर है? तो एक्स और एक्स से प्लस एक्स भी ही नहीं, एक्स से प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स वाई, इस तरीके से एक्स जेड कितना इन्फिनिटी, तो ये कितना भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स मिला मिला करके कितना भी रखेंगे वैल्यू, एक्स से प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, कितना भी रखेंगे सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। क्लियर है बात? बढ़ जाएगा। चलिए आइए, समझ आ रही बात? तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एन ए क्या है? विलेय का मूल अंश। एन बी क्या है? विलायक का मूल अंश। तो ये रख लीजिए 10 लाख, ये रख लीजिए 20 लाख, पानी है, सॉल्वेंट है, विलायक है तो ज्यादा रख लीजिए। और एन ए और एन बी का वैल्यू, इसका 40, इसका 100, इसका 80, इसका 500, है ना, या फिर इसको ज्यादा इसको कम, किसी को भी कैसे भी रखेंगे तो वैल्यू एक ही आएगा। कहने का मतलब है कि एन ए मतलब विलेय का कण हो गया, छोटा छोटा चीनी जो मिला हुआ है विलियन में, सॉल्यूशन में जो चीनी मिला है, मान लीजिए कि 10 लाख है, और पानी का कण भी होगा तो 50 अरब होगा, तो उसके जगह पे, इसके जगह पे 10 लाख, इसके जगह 50 लाख अगर यूज करेंगे,
और इसका सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जहाँ जहाँ Na है वहाँ 10 लाख और जहाँ जहाँ Nb है वहाँ 50 लाख, अगर डालेंगे वैल्यू तो भी 1 ही आएगा। दिखाएं एक्सपेरिमेंट क्या? चलिए दिखाते हैं। पहले इसको देख लीजिए। मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्यों ताप पर निर्भर करेगा? क्योंकि मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज ए यूनिटलेस, क्योंकि मोल इज ए नंबर, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। हम कहेंगे लिखिए 65, बोलेंगे 65 लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा 65 लीटर, या फिर लिखिएगा 65 केजी, या फिर लिखिएगा 65 ग्राम, या फिर लिखिएगा 65 ml, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, बस 65 बोलेंगे तो 65 लिखेंगे। मतलब नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो कोई भी नंबर टेम्परेचर से क्या डिपेंड करेगा? कुछ नहीं डिपेंड करेगा, नंबर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होता। इसीलिए मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना है। और पीछे बताया जा चुका है कि मोल अंश और मोललता ये सब ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है बात? चलिए थोड़ा सा इसको हम एक्सपेरिमेंट करके बता रहे हैं। हम मान रहे हैं, देखिए गौर से, Na विले था, विले के कणों की संख्या मान लेते हैं कि 40 है। उसके बाद Nb, पानी माने थे ना बी को, तो पानी का कुल संख्या मान करके चलिए कि, समझ रहे हैं ना कि चीनी पानी में घुलता है तो चीनी की संख्या कम है, तो मान लिया कि चीनी का छोटा छोटा कण कितना है, क्योंकि एन का मतलब क्या है? नंबर, तो छोटा छोटा कण है, नंबर है, संख्या है। चीनी का कण कितना मान लिया? 40, मैंने 40 लाख मानिए, 40,000 मानिए, 40 मानिए, 4 मानिए, जो भी मानना है मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं। पानी थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो पानी का कण का संख्या क्या है? पानी पतला भी होता है, पानी का कण का संख्या क्या है? ज्यादा होगा, तो 100 मान लिया आप, 10 लाख मानिए, इसको 40 मानिए, इसको 10 अरब मानिए, फिर भी वैल्यू एक ही आएगा। आइए क्या है फॉर्मूला कर रहे हैं, इन्हीं की जगह क्या यूज करेंगे? बोलिए जल्दी, इन्हीं की जगह क्या यूज करें? 40, इन्हीं की जगह क्या यूज करें? 40 प्लस एनबी की जगह क्या यूज करें? 100 प्लस एनबी की जगह क्या यूज करें? 100, इन्हीं की जगह क्या यूज करें? 40, एनबी की जगह क्या यूज करें? 100। टोटल इसका कितना हो जाएगा? 40 बटा कितना हो जाएगा? 140 प्लस 100 बटा 140। सेम सेम का 140 का लसन निकालेंगे तो 140 ही होगा। 140 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू 40 प्लस 1 टाइम जाएगा 1 इंटू 100, बराबर के जोड़ तो सब लोग को आता होगा, तो कितना हो गया? 1 से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 100 और 40 कितना हो गया? 140। अब बताइए कितना है? 140 ऑलरेडी है ही, 140 140 क्या हो जाएगा? खत्म। कितना होगा? 1। क्लियर है बात? तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली भी हम देख सकते हैं, है ना। अब 10 अरब मानिए चीनी का कण, अब 50 मिलियन मानिए पानी का कण, फिर भी वैल्यू एक ही आएगा। तो किसी भी विलियन का मोल अंश का योग हमेशा कितना होता है? 1 सच में होता है, उसको हमने प्रूव भी कर दिया। चाहे आप चीनी इतना यूज कीजिए, चाहे इतना यूज कीजिए, चाहे विलियन इतना बनाइए, इतना बनाइए, इतना बनाइए, कितना भी बनाइए, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन इक्वल टू 1। किसी भी विलियन का मोल अंश का योग हमेशा 1 ही होता है। क्लियर है बात? लेक्चर को थोड़ा सा आगे पीछे करके 1 2 बार देख लीजिए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, 1 2 3। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन, कोई गाढ़ा जिसको बोल सकते हैं हम लोग समझने के लिए। गाढ़ा मतलब पानी में कोई चीज मिला दिया जाता है, मतलब लाइक चीनी, ग्लूकोज, है ना, नमक, ये सब पानी में अगर मिला दिया जाता है तो पानी क्या हो जाता है? गाढ़ा। उसी गाढ़ा का नाम है केमिस्ट्री के भाषा में सांद्रता। क्या नाम है? सांद्रता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। स्थिर या बोलिए निश्चित, स्थिर बोलिए या फिर निश्चित बोलिए, फिक्स, स्थिर या निश्चित ताप पर, टेम्परेचर को फिक्स रखना पड़ता है। हाँ, किसी विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलियन की सांद्रता कहलाती है। मतलब पानी है, उस पानी का टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो देखेंगे कि इसमें कितना चीनी घुल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सांद्रता। गाढ़ा हो जाएगा ना, तो यही कहानी क्या कहलाता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाती है। क्लियर है बात? विलेयता, विलेयता इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी, कि कैसे विलाता है, पानी में चीनी कैसे घुलता है या विलाता है, इसलिए तो नाम चीनी का विलेय बोला गया है। पानी में जाते ही क्या है? घुल जाता है। अच्छा से घुल ले बोलिए या फिर विलेय बोलिए। विलाने का जो गुण है
वही क्या होता है, विलेयता। विलेय से बना हुआ है विलेयता। कैसे घुलता है, किसको बोलेंगे विलेयता। स्थिर ताप पर, ताप को फिक्स रखा जाएगा, या निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक के आयतन में, निश्चित विलायक के आयतन में मतलब फिक्स 250 ml आप ले सकते हैं, 500 ml ले सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ही करना है तो कीजिए। 1 लीटर आप ले सकते हैं, 1000 ml, ठीक है। तो एक बार फिर से देखेंगे, निश्चित या स्थिर ताप पर किसी निश्चित विलायक में, फिक्स किया करना पड़ेगा कि आधा लीटर है या फिर 1 लीटर है, आयतन में। किसका आयतन है, विलायक का आयतन है, लाइक बोल सकते हैं पानी, है ना। तो निश्चित विलायक के आयतन में घुले हुए विलेय, जो घुलाया जाएगा चीनी की अधिकतम मात्रा, कितना ज्यादा उसमें चीनी घुल सकता है। जैसे 1 लीटर पानी हमने लिया, उसमें 50 ग्राम चीनी डाला घुल गया, 100 ग्राम चीनी डाला घुल गया, 250 ग्राम चीनी डाला घुल गया, आधा किलो चीनी डाला घुल गया। अब उससे ज्यादा नहीं घुल पाएगा। 1 किलो चीनी थोड़ी घुलेगा 1 लीटर पानी में, नहीं घुल पाएगा ना। तो वही है, तो वही क्षमता क्या कहलाता है, क्षमता को दिखाया जाता है। अधिकतम मात्रा माने अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, आइए। स्थिर ताप पर निश्चित विलायक में 1 लीटर मान के चलिए ले लिए, निश्चित विलायक पानी में घुले हुए विलेय, मतलब वही चीनी जो मिला जाता है उसको चीनी, तो पानी में क्या मिलाता है, चीनी। तो विलेय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम चीनी की मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। हाँ, आइए। ठोस विलेय की विलायक में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ठोस विलेय, तो चीनी क्या है, ठोस। नमक क्या है, ठोस। ग्लूकोज क्या है, ठोस। उसको पानी में घोला गया है, उसी का कहानी चल रहा है। ठोस विलेय नमक है। ठोस विलेय का मतलब क्या है, नमक है, ग्लूकोज है, पानी है। तो ठोस विलेय, ठोस विलेय का मतलब क्या है, नमक, चीनी, ग्लूकोज। ठोस विलेय की विलायक में, पानी में, विलायक का मतलब क्या है, पानी में विलेयता, विला जाएगा, विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक किस किस तरह से प्रभावित हो सकता है, इसका घुलने का जो क्षमता है वो किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है, कैसे कैसे उसमें रिएक्शन होता है, कैसे कैसे घुलता है। आइए। तो ठोस विलेय को द्रव विलायक में घुलाने के लिए किस किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस किस तरह का कार्य होता है, कौन कौन सा कार्य उसमें काम करता है, उसको प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है। चलिए, पहला विलेय की प्रकृति। अब कुछो में कुछो नहीं, जैसे दो चीज को मिलाना है तो एक ये शीशा मिला दिया, एक प्लास्टिक ये मिला दिया, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कंडीशंस है कि कौन कौन सा चीज इसमें देखा जाता है, कौन कौन सा चीज नहीं देखा जाता है, उसके लिए क्या प्रमाण है। आइए। विलेय की प्रकृति, पहला क्या है, विलेय की प्रकृति। दूसरा है विलायक की प्रकृति। अब पेट्रोल में चीनी जाइए मिलाने, नहीं मिलेगा, पेट्रोल उड़िए जाएगा। समझ आ रहा है ना बात। तो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका विलायक किस तरह का है। विलेय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप ठोस चीज जो ले रहे हैं वो सही में बिलाने वाला है पानी में कि नहीं। आखिर कोई और चीज, बालू ले लीजिएगा, नहीं बिलाएगा। समझ आ रही है बात, नीचे जाकर बैठ जाता है ना। तो ये सब का नेचर पे, प्रकृति पे निर्भर करता है। ताप पे भी निर्भर करता है, ताप ज्यादा देंगे ज्यादा चीनी घुलेगा, ताप कम देंगे कम चीनी घुलेगा। दाब का भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं, देखेंगे। चलिए, पहला है विलेय की प्रकृति। विलेय आयनिक होना चाहिए। हाँ, मतलब टूट जाना चाहिए, दिल के अरमांसों में बह गया। आयनिक का मतलब है धन आयन और ऋण आयन वाला कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि बीच से आराम से बॉन्ड ब्रेक कर जाए। आइए इधर, NaCl, ये प्लस धातु है, ये अधातु है। Cl2 गैस है, तो गैस है तो क्या है, गैस है तो धातु तो नहीं है, तो अधातु है। इस तरह से आयनिक होना चाहिए NaCl, ठीक है। इस तरीके से C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 ETC। इस सब की प्रकृति क्या है, टूटने का, जल में जाते ही विलीन हो जाता है, ये कहानी। आइए इधर, विलायक किस तरह का होना चाहिए, विलायक की प्रकृति क्या होना चाहिए, विलायक की नेचर क्या होना चाहिए, किस टाइप का। कहा जाता है समान समान को घुलता है। ओहो, लाइक डिजॉल्व लाइक। शराबी को शराबी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। मतलब जैसा इंसान होता है उसको वैसा ही इंसान अच्छा लगता है। जैसे अच्छे लोगों को अच्छे लोग अच्छे लगते हैं, बुरे लोगों को बुरे लोग अच्छे लगते हैं। समझ आ रही है बात। शराबी को शराबी अच्छा लगता है। यहाँ भी वही कहानी है, दूध में पानी, पानी में दूध मिल जाएगा, लेकिन
पानी में पेट्रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल का नेचर अलग है, पानी का नेचर अलग है, इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है। ठीक है, आइए, अध्रुवीय विलायक तथा अध्रुवीय विलायक आपस में घुल जाते हैं। ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुल जाते हैं। हाँ, ध्रुवीय में ध्रुवीय, अच्छा में अच्छा, खराब में खराब, अध्रुवीय में अध्रुवीय, ध्रुवीय में ध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलेय भी होना चाहिए और ध्रुवीय विलायक भी होना चाहिए, या फिर अध्रुवीय विलेय भी होना चाहिए और अध्रुवीय विलायक भी होना चाहिए, तब जाकर के मिलेगा। समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। शराबी शराबी को पसंद है, नशेरी नशेरी को पसंद आता है। ताप का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव दो तरीका से होता है। प्रोसेस अगर उष्माक्षेपी है, प्रक्रिया उष्माक्षेपी है, और एक प्रक्रिया उष्माशोषी है। कहने का मतलब है कि एक बार टेम्परेचर दिए तो अगर पानी गर्म हुआ तो उसमें चीनी और घुलेगा, है ना। और एक प्रक्रिया ऐसा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर दीजिएगा तो वो अपने उड़ जाएगा, मतलब जलिए जाएगा, तो रहेगा ही नहीं, तो चीनी कहाँ से डालिएगा। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हीट देंगे तो क्या होगा, खुद ही उड़ जाएगा, तो रहेगा ही नहीं, तो उसमें क्या चीनी घोलिएगा, नहीं होगा। तो विलेयता यहाँ पर क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है सॉल्यूशन बनाने का। ये कहानी है। जो उष्मा देने पर उष्मा को रिलीज कर देता है उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी प्रक्रिया। उष्माशोषी मतलब हम उष्मा दिए तो वो कंजर्व कर लेगा, रख लेगा, एकदम खुद भी गर्म हो जाएगा और जैसा का वैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा पात्र में, बर्तन में। उसको को बोलते हैं उष्माशोषी, मतलब जो उष्मा को सोख लेता है, सोखा बाबा की तरह, है ना। जैसे प्यास लगा है, पानी दिया, हम पी लिए, और जो यहाँ तक जिसका पानी ऑलरेडी है तो पानी दीजिएगा तो क्या होगा, फेंक देगा। तो पूरा यहाँ तक पानी पी लिया है तो वो हो गया उष्माक्षेपी। पानी डाला फेंक दिया तो हो गया उष्माक्षेपी। पेट खाली है, यहाँ तक नहीं, यहीं तक पानी भरा है, तो उसको पानी देंगे तो पी लेगा, तो हो गया उष्माशोषी। क्लियर है बात। उष्मा मतलब हीट। गर्म करेंगे तो क्या होगा, पिए गर्म, हीट बाहर निकल गया। जैसे कि यहाँ तक पी लिया है पानी और पानी दिए तो फेंक दिया, जो यहीं तक पानी पिया है उसको पानी देंगे तो आराम से इतना दूर में पानी अट सकता है, तो हो गया उष्माशोषी। समझ आ रही बात। ये कहानी है। जिसको हीट देंगे देंगे या निकाल दिया हीट को तो क्या करें, उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। और वैसी प्रक्रिया जिसको हीट देंगे और वो रख लेगा, खुद गर्म हो करके स्टेबल रह जाएगा, उसको बोलेंगे उष्माशोषी। तो यूं इसको एक लाइन में बोल सकते हैं, जो उष्मा को निकाल देता है, उष्मा उसको देंगे और उष्मा जो निकाल देता है उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, और जो उष्मा को रख लेता है, हीट को रख लेता है अपने अंदर में, उसको बोलते हैं उष्माशोषी। नाम से यह स्पष्ट है, उष्मा को सोखने वाला, उष्माशोषी प्रक्रिया। उष्माक्षेपी प्रक्रिया होगा तो क्या होगा, देखिए, इस प्रकार के विलयन में ताप बढ़ाने पर माने ताप दे रहे हैं, उसमें ताप का प्रभाव चल रहा है ना, इसमें भी ताप देंगे, इसमें भी ताप देंगे, तो इसमें ताप देंगे तो क्या होगा, इसमें ताप देंगे तो क्या होगा, वही देखना है। तो उष्माक्षेपी प्रक्रिया, तो ताप बढ़ाए माने ताप दे दिया। देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार के विलयन में ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता घट जाती है। पहले जैसा था वैसा अब नहीं रहा, ताप दिए बेचारा वो अपने जल गया, उड़ गया, तभी तो उष्मा बाहर निकल गया, डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है बात। आइए, ये जो त्रिभुज की तरह जो लिखे हैं इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। डेल्टा का मतलब क्या पढ़ते हैं इसको, डिफरेंस मतलब अंतर। पहले क्या था, जो नॉर्मल था वो था, हीट जैसी ही दिए, ठीक है, इससे होकर उष्मा जाएगा तो कुछ तो कमेगा ना इसका वैल्यू। एच का मतलब होता है ऊर्जा, नाम इसका है एंथैल्पी, हिंदी में भी यही बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। केमिस्ट्री का भाषा है, एंथैल्पी का नाम क्या है, ऊर्जा। गौर से देखिए, तो डेल्टा एच इसको पढ़ते हैं, क्या होगा, निगेटिव। किसमें, उष्माक्षेपी में। उष्माशोषी में क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। उष्मा दिए बेचारा रख लिया तो खा लिया, तो कहेंगे हाँ पॉजिटिव आदमी, ठीक आदमी, इसको भोजन दिया और रख लिया, हमारा देना सार्थक हुआ। इसको दिए उड़ा दिया तो घाटा हो गया, इसको दिए रख लिया तो फायदा हो गया, नाम लेगा तो पेट भर के खिलाया था। समझ में आ रही बात। चलिए बढ़ आगे। चलिए अगला है उष्माशोषी प्रक्रिया। उष्माशोषी प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रकार के विलयन में ताप देने पर या ताप बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ जाती है। हाँ, जो था वो था, ताप दिए बेचारा गर्म हो गया, जैसे लाइक पानी है ना, जितना पानी, जैसे शरबत बनाना है तो ऐसे ऐसे करके हम मिलाएंगे, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को ऐसे उड़ेलेंगे, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार करेंगे तो बन जाएगा। अगर हमको मिठाई का रस बनाना है तो क्या होगा, ताप देना पड़ेगा, तो ताप देंगे तो चीनी क्या है,
घुल जाएगा आराम से। ताप देंगे तो पानी पहले जो गर्म था उससे और ज़्यादा गर्म होगा, माने हम जो टेम्परेचर देंगे उस टेम्परेचर को रख लेगा, गर्म हो जाएगा, चीनी को कस के घुला देगा। तो जैसा था वैसा नहीं रहा, और भी बेचारा हीट हो गया, गर्म हो गया, मतलब हमारे द्वारा जो दिया गया हीट है वो क्या है, बढ़ा लिया है अपने हीट को। क्लियर है बात? तो क्या हो गया, वैल्यू पॉजिटिव, और चीनी सबको क्या कर दिया, घुला दिया, तो विलेय की विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चीनी उसमें घुल जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप नहीं उसको, जैसे शरबत बनाते हो वैसे मिठाई का रस आप नहीं बना सकते। क्लियर है ना बात? उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, नॉर्मल से उसको हाई करना पड़ेगा, और वो पानी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर ले लेगा तो पहले के कंपेरिजन में क्या हुआ, ऐड हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हीट हो गया पानी, तो दिए हीट तो ले लिया तो पॉजिटिव, उसको दिए खर्चो हो गया और उड़ा दिया तो निगेटिव। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, और ऊष्माशोषी में डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए, द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाया गया है, ये एग्जाम्पल चल रहा है हमारा जो शरबत बनता है उसका। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब का विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे विलयन पे। ये किस विलयन के लिए है, द्रव विलायक में ठोस विलेय वाले विलयन के लिए है, ये कहा। दाब का कोई प्रभाव उस विलयन पे नहीं पड़ता है, किस विलयन में, जिसमें विलायक द्रव है और विलेय ठोस है, ऐसे विलयन में। अगर विलायक द्रव है और विलेय गैस है तो फिर दाब का प्रभाव पड़ेगा, जो कि बियर का सील ढक्कन किया जाता है, बियर की बोतल खोलते हैं तो गैस निकलता है ना, और बिस्लेरी का नॉर्मल जो पानी का बोतल होता है उसको कितनों भी जमार करके खोलेंगे तो क्या है, गैस निकलता है नहीं, लेकिन बियर की बोतल को खोलते हैं तो निकलता है, स्प्राइट की बोतल को खोलते हैं तो निकलता है, मतलब उसमें द्रव में गैस घुलाया गया है, द्रव विलायक में गैसीय विलेय को मिलाया गया है, इसलिए वो गैस निकलता है पानी के साथ। समझ आ रही है बात? जैसे स्प्राइट का बोतल, बियर का बोतल, तो वहां प्रेशर दिया जाएगा तो विलेयता गैस का द्रव में क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ तो है द्रव विलायक में ठोस विलेय को मिलाया गया है, तो इसका कोई प्रभाव दाब का नहीं पड़ता है इस पर, ऐसे विलयन पे है ना दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गैस विलेय जो छोटा अमाउंट है, थोड़ा सा जो किसी विलयन में जो कम अमाउंट में रहता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय। वो कैसा है, गैस विलेय है, विलेय कैसा है, गैसीय है। गैस विलेय की द्रव विलायक में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक, वो वाला क्या था, तो यहाँ भी विलायक क्या है, द्रव, वहां भी विलायक क्या है, द्रव, लेकिन यहाँ ठोस विलेय है और वहां गैस विलेय है, तो गैस तभी विलेय होगा जब प्रेशर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ ठोस विलेय है और ठोस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के विलयन की विलेयता को दाब प्रभावित नहीं कर पाएगा।